राज्य और अल्पसंख्यक नाम के उनके ड्राफ्ट में आप देखिए तो अल्पसंख्यक उन्होंने सिर्फ धार्मिक अल्पसंख्यक नहीं माना, बल्कि एक तरह से समाज में भी जो लोग अल्पसंख्यक बना दिए गए हैं उनकी बात है। उन माइनॉरिटीज़ में उनका एक बड़ा सेक्शन आ जाता है, उसमें स्त्री प्रश्न भी आ जाता है और धार्मिक माइनॉरिटीज़ का भी आ जाता है, नेशनल माइनॉरिटीज़ का भी आ जाता है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि एक समाज का पैमाना क्या होगा, बेहतर समाज का, कि वो अपनी स्त्रियों के साथ क्या व्यवहार करता है। अब इन दोनों पैमानों पर हमारा राज और समाज फेल किया और अब बात तो यहाँ होने लगी कि अब समता की ज़रूरत नहीं है, समता साहित्य उत्सव है, समरसता की बात हो रही है। समरसता का मतलब ये है कि ब्राह्मण ब्राह्मण रहें, ठाकुर ठाकुर रहें, जाटव जाटव रहें और समरस बने रहें। वो पाव पाव लागी करता रहे, वो दूर से आशीर्वाद देते रहें, ये समरसता है। मजदूर मजदूर रहे, मालिक मालिक रहे, दोनों में सौहार्दपूर्ण एक संबंध। कैसे होगा भाई? तो एक जो वैचारिक धरातल पे इस समय लड़ाई चल रही है, तो अंबेडकर और भगत सिंह के रास्ते कहाँ मिलते हैं, इसकी शिनाख्त बहुत ज़रूरी है और इसकी कोशिश वैदुषिक स्तर पर भी, आंदोलनात्मक स्तर पर भी हो रही है। यह बात किसी खास समय में कब अंबेडकर ने कौन सी बात कही, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आज के सवाल उनके सामने दरपेश होते तो उनका जवाब उनके पास क्या होता। तो रामायण राम ने बहुत तफसील से उनके जीवन दर्शन चिंतन के बारे में बताया। 1916 वाला जो उनका पहला लेख है, तो उसमें उन्होंने कहा है कि कास्ट इज एन एनक्लोज्ड क्लास, जाति एक बंद वर्ग है और जीवन भर वो इस सवाल से भिड़ते रहे, जाति और वर्ग के सवाल। ये ठीक है कि जब वो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बना रहे थे, मुंबई कामगार यूनियन बना रहे थे, तो उसका आधार उन्होंने जाति नहीं रखी थी। लेकिन विडंबना देखिए कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की तरफ से जितने कैंडिडेट्स खड़े किए गए 37 के चुनाव में, उसमें मांग जाति अकेली जाति थी जिसके 2 प्रतिनिधि थे और एक गुजराती दलित मूल के व्यक्ति थे। इन 3 के अलावा सब कैंडिडेट्स अंबेडकर की अपनी महार जाति से थे। इसलिए नहीं कि अंबेडकर चाहते थे ऐसा, इसलिए कि उनकी पार्टी का नाम इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी होने के बावजूद भी जाति की विषमताओं के चलते सिर्फ उनकी ही जाति के लोग उसमें शामिल थे। तो इस सवाल से वो लगातार 2-4 होते रहे। अर्ली जो कम्युनिस्ट थे, यानी कम्युनिस्ट पार्टी का निर्माण जब नहीं हुआ था, उससे पहले भी ट्रेड यूनियंस थी और बम्बई का मशहूर ट्रेड यूनियंस जिसमें काटने बुनने का काम होता था, तो बुनकरी में ये कहा जाता था मजदूरों के बीच में कि भाई वो धागा तो दलित भी अगर रहेगा तो वो भी अपने फूक से उसको करेगा, तब मशीन में डाला जाएगा, तो ये कैसे चलेगा। तो उस समय के ट्रेड यूनियनिस्ट का ये धारणा थी कि जाति का प्रश्न वर्गीय सॉलिडेरिटी के सामने एक तरह से विभाजन का प्रश्न बनकर आ जाता है और ये लंबे समय तक इस तरह की बात चलती है। अब चीज़ें एक फुल सर्किल में आ गई। जब चारू मजूमदार की पार्टी ने अपने तीसरी कांग्रेस में कलकत्ता में कहा कि भारत की जनवादी क्रांति का एक प्रमुख लक्ष्य होगा जाति का उन्मूलन, तो वहाँ से कम्युनिस्ट मूवमेंट ने अपने तरह से एक नई रेखा खींची और जहाँ अंबेडकर और भगत सिंह के रास्ते मिलते हैं उस जगह की शिनाख्त। जो रामायण कह रहे थे कि क्रांतिकारी जनवाद या लोकतंत्र ही उनका लक्ष्य था, तो जाति का उन्मूलन हुए बगैर सचमुच भारत में कोई जनवादी क्रांति नहीं हो सकती। प्रतिनिधित्व की जो बात है वो ऐसा नहीं है कि खाली हमारे काम की, वो रूलिंग क्लास के भी बहुत काम की। शासक वर्ग भी उससे खेलता है। जहाँ कहीं भी अगर आप देखें, इसी उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जातियों में से बहुत सारी जातियों को उन्होंने एक पिछड़ी जाति जिसकी संख्या सर्वाधिक है उसके खिलाफ खड़ा करने में सफलता प्राप्त की। दलित जातियों में उन्होंने एक संख्या की दृष्टि से अधिक
दलित जाति के खिलाफ बाकी जातियों की दलबंदी करने में सफलता प्राप्त है। तो ऐसा नहीं है कि रिप्रेजेंटेशन का सवाल, रिप्रेजेंटेशन की टैक्टिक्स ये रूलिंग क्लास के भी काम नहीं आती है, और वो शायद हमसे बेहतर ढंग से उसको खेल रहे हैं। अब क्योंकि कविता का सत्र होने वाला है तो मैं अपनी बात बहुत कुछ कहना चाहते हुए भी नहीं कहूँगा। अम्बेडकर को याद कीजिए, जैसा कि रामायण राम ने कहा कि भाई जाति का प्रश्न और जेंडर का प्रश्न इतना ज़्यादा मिला हुआ है, और मैं कह रहा हूँ कि शुरू से ही उनके अपने विश्लेषण में क्लास का प्रश्न भी मजबूती के साथ जमा हुआ है। इन तीनों की इंटरसेक्शनैलिटी जिसकी बात कविता कर रही थी, उनको ध्यान में रख के ही हमें जनवादी जमहूरी क्रांति का नक्शा तैयार करना होगा, अपने संगठनों को, अपने आंदोलनों को उस तरह की अभिव्यक्ति देनी होगी। बहरहाल एक कविता पे बात करते हैं, बड़ी चर्चा में रही इधर, जिसमें एक वाक्य आता है कि बड़कऊ हमहू बोलब। तो दरअसल बड़कऊ किसी एक जात में नहीं पाए जाते, ये पितृसत्तात्मक और सामंती मानसिकता है जो बड़कऊ बन के उस कविता में आती है। अभी कल विहार वैभव कह रहे थे कि अवधि की कविताओं में अक्सर कोई चरित्र होता है, कोई छोटी सी कथा भी होती है। तो बड़कऊ कहते क्या है, क्योंकि बड़कऊ पुराने किस्म के बड़कऊ नहीं है, पढ़ लिख गए हैं, यूनिवर्सिटी में गए हैं, सब कुछ कर लिया है, जैसी तरह होती है। तो हाँ, केहू रोकत बा बोला, अब भुगता उसके बाद FIR हुई। तो बड़कऊ हमारे अंदर भी हैं, मेरे अंदर भी होंगे। अम्बेडकर को याद करने का मतलब है कि एक पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती हुई जो जातिगत संरचना है, उसमें जिन लोगों ने एक बढ़तरी वर्चस्व बनाए रखना, उनके लिए प्रायश्चित की घड़ी का सामना करना बहुत बड़ी बात है। बहुत पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस नाम से निबंध लिखा था, जाति के ही प्रश्न पर प्रायश्चित की घड़ी। हमारे साहित्य में लंबे समय से, प्रेमचंद के ज़माने से इस विषय पर कहा गया है। और ऐसा अब क्या हुआ, बड़कऊ इतना नाराज क्यों हो गए उस कविता से? क्योंकि तिलमिलाज है क्या? क्योंकि उसमें क्या है कि जो कुछ वो कह सकते थे दिमाग में या स्वगत कहा होगा, उसको कविता के कैमरे से खींचकर उन पंक्तियों को ज्यों का त्यों रख दिया गया। मुक्तिबोधि कविता अंधेरे में वो कहता है काव्य नायक, हाय हाय मैंने उनको नंगा देख लिया, मुझे इसकी सज़ा मिले। तो सज़ा लिखने पे ही मिलती है, पढ़ने पे ही मिलती है, भाषण देने पे ही मिलती है, लेकिन अब उसकी परवाह क्या करना। मेरी समझ से हम लोगों ने जो कुछ यहाँ पर बोला है, उससे कहीं ज़्यादा जिस सवाल पर समता साहित्य उत्सव भर हो रहा है, उसको संबोधित वो कविताएं करेंगी जो भी आने वाली हैं, वो गीत करेंगे जो कॉमरेड राजू के, जिनको आप सुनेंगे। इसलिए मैं उस सत्र से पहले अपनी बात खत्म करता हूं, ताकि आपके और कविता के बीच में कोई दूरी न रहे। धन्यवाद।